तीन काले कानून लाकर एक तेज धार वाला खंजर घोंप दिया है। किसानों की भी आवाज दबाई है और विपक्ष की भी आवाज दबाई है कि मेहनत और उनके खून पसीने के आने पाई का हिसाब किताब होगा। किसान को स्वतंत्रता और आजादी दिलाना ये कानून का मकसद है। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। सड़क से संसद तक किसान बिल को लेकर विवाद। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े 2 बिल ध्वनिमत से पास करा लिए, जिसके बाद से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। जहां राज्यसभा में बिल का विरोध करने पर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने मर्यादाओं को ताक पर रखकर विरोध शुरू कर दिया है। इस कारण उच्च सदन में जमकर हंगामा हुआ और धक्का मुक्की भी हुई। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि नारेबाजी करते विपक्षी सांसद वेल तक पहुंच गए और विधेयक के टुकड़े टुकड़े करके उपसभापति के मुंह पर फेंके गए। उपसभापति के सामने लगा माइक भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद आज की कार्रवाई के दौरान राज्यसभा से हंगामा करने वाले 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं उधर बिल को लेकर किसानों ने भी मोर्चा खोल रखा है। सदन से पास हुए कृषि विधेयक का पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है। दरअसल इसकी वजह इस विधेयक का वो प्रावधान है जिसमें किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी बेचने की छूट दी गई है। इसका असर क्या होगा कि अभी तक जिस तरह से किसान मंडियों में अपनी फसल बेचते थे, वैसे अब वो देश के किसी भी हिस्से में अपनी फसल बेच सकेंगे। कुल मिलाकर के स्थितियां जो बन रही है, संसद से लेकर सड़क तक जिस बिल को लेकर के बवाल मचा हुआ है, उसमें विरोधियों का तर्क यह है कि इससे मंडियों की अहमियत घटेगी। वही इस पूरे मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष इस बिल को जहां ऐतिहासिक बता रहा है, तो वहीं उधर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इसे काला कानून बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, काले कानून लाकर मोदी सरकार ने देश के किसान और खेत मजदूर के पेट और पीठ में एक तेज धार वाला खंजर घोंप दिया है। 73 वर्षों में शायद ये सबसे अंधकारमय दिन संसद और इस देश के इतिहास में है। इन सांसदों पर जो साथ ही इस बिल को लेकर के जिन सांसदों पर गाज गिरी है, उनके भी लगातार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। आइए आपको वो बाइट सुनाते हैं, वो उन मुद्दों पर जिन जिन सांसदों ने बोला है उनका व्यू सुनाते हैं। आखिर क्या कुछ इस बिल को लेकर के चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। संसदीय लोकतंत्र में मर्यादाओं का बहुत बड़ा स्थान होता है। जब संसदीय मर्यादाएं टूटती हैं तो लोकतंत्र की परंपराएं भी शर्मसार होती हैं और तार-तार होती हैं। और कुछ सांसदों के द्वारा उपसभापति जी के साथ जैसा आचरण किया गया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। यह दोनों विधेयक, मैं कह सकता हूं, किसान और कृषि जगत दोनों के लिए यह ऐतिहासिक है। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो एपीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है। मुक्ति का दिन है। उनको एपीएमसी में ही बेचना पड़ता था अपना फसल, वो अब एपीएमसी में भी दे सकते हैं और बाहर भी दे सकते हैं। जहां ज़्यादा कीमत मिलेगी वहां दे सकते हैं। ये किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, अनुबंध करके खेती करना, जिससे ज़्यादा पैसा उसको मिलेगा, क्योंकि किसान की आय दुगुनी होने में ये बहुत लाभकारी होगा। और इसलिए आज के दोनों बिल, ये ऐतिहासिक बिल है, क्रांतिकारी बिल है, किसान के आकांक्षाओं को पंख देने वाले ये बिल्स है और आज कानून बन गया। और ये फार्मर बिल नहीं है, ये फार्मर्स के डेथ वारंट पे मोदी सरकार ने साइन किया है। ये फार्मर बिल नहीं है, ये किसानों के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम मोदी सरकार ने किया है।
हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा काला कानून, जिससे किसान का समर्थन मूल्य आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा, जिससे देश के अंदर काला बाजारी बढ़ेगी और सारा कुछ किसानों का जो काम है वो पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया। आज चंद पूंजीपतियों के हाथ में। सरकार कह रही है कि भंडारण की असीमित छूट है आपको। भंडारण छोटा किसान तो नहीं कर सकता, वो 15 रुपए किलो में अपना गेहूं और चावल बेचेगा। बड़े बड़े पूंजीपति उस गेहूं और चावल का भंडारण करेंगे, प्याज का भंडारण करेंगे, चना का भंडारण करेंगे और भंडारण करने के बाद जब बाजार में कीमतें बढ़ जाएंगी 10 गुना दाम पे उसी किसान को वो पूंजीपति बेचेगा। कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संविदा पर खेती अथवा किसान को इस प्रकार की सहूलियत देने की बात कही गई थी, तो कांग्रेस का 2019 का मैनिफेस्टो क्या काला मैनिफेस्टो था? आज दोनों सदनों में पारित हुआ यह ऐतिहासिक बिल देश की आजादी में किसान को आजाद करने की एक बहुत बड़ी बात कहता है और करता है। ये दोनों बिल की प्रतियां मैं आपके लिए लेकर आई हूं। उसमें क्या लिखा है कि देश का किसान देश के किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को अपना जो फसल है उसको बेच सकता है और अपने निर्धारित मूल्य पर, उसकी मर्जी पर कितने पैसे पर बेचना उस पर बेच सकता है और 3 दिन में किसान का भुगतान करना पड़ेगा और ना किसान की जमीन गिरवी रखी जाएगी, ना किसान की जमीन बेची जाएगी, ना रिकवरी में किसान की जमीन को हाथ लगाया जाएगा। किसान की जमीन, उसकी फसल और उसकी आय को सुरक्षित करने वाले इस कानून से कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? शीश नवाकर मोदी जी ने संसद में प्रवेश किया था। आज मोदी सरकार ने उसी संसद को शर्मसार कर दिया। 3 काले कानून लाकर मोदी सरकार ने देश के किसान और खेत मजदूर के पेट और पीठ में एक तेज धार वाला खंजर घोंप दिया है। 73 वर्षों में शायद ये सबसे अंधकारमय दिन संसद और इस देश के इतिहास में है, जब सत्तासीन मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने किसान, खेत और खलिहान पर एक सुनियोजित और षड्यंत्रकारी आक्रमण बोला है। चलिए, आपने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी सुना, आपने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी सुना, साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी सुना और साथ ही रणदीप सुरजेवाला का व्यू भी आपने सुना। अब आपको वो सांसद दिखाते हैं जिनके खिलाफ आज उच्च सदन में कार्रवाई की गई है दुर्व्यवहार को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से बिल की प्रतियां फाड़ी गई और सभापति के ऊपर फेंकी गई उसको लेकर के सांसदों में खासा आक्रोश है। वही अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत इन 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। इन सांसदों पर जो गाज गिरी है उसमें डेरेक ओब्रायन का नाम शामिल है, क्योंकि जिस तरीके से आज उच्च सदन में हंगामा हुआ इस बिल को लेकर के इन 8 सांसदों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से बिल की प्रतियां फाड़ी गई और उसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संजय सिंह दूसरा नाम जो निकल करके आया है, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। पहले सांसद डेरेक ओब्रायन हैं, दूसरे संजय सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, निलंबित किया गया है। तीसरे सांसद है रिपुन बोरा, जिनके ऊपर भी इस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हंगामा सड़क से लेकर संसद तक जारी है, किसान सड़कों पर है, सदन में सांसद हंगामे पर है। कुल मिलाकर के बिल में जो प्रावधान दिए गए हैं, सरकार जहां एक और इसको ऐतिहासिक बिल बता करके अपनी पीठ थपथपा रही है, वही विपक्ष का लगातार आरोप जारी है। के रागेश चौथे सांसद जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हैं, के रागेश भी हैं, डेरेक ओब्रायन भी शामिल है। कुल मिलाकर के जो स्थितियां बनकर के आ रही है देश की राजनीति में, ऐसा माना जा सकता है कि भले ही सरकार इन बिलों को लेकर के अगले सांसद सैयद नजीर हुसैन, जिनको भी इस अनुशासनात्मक कार्रवाई के घेरे में लिया गया है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। 8 सांसदों के ऊपर यह कार्रवाई हुई है। कुल मिलाकर के जो स्थितियां बनकर के आ रही है और जो स्थितियां आज उच्च सदन में बनी, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास में जो मुद्दा निकल करके आया है, उस मुद्दे को विपक्ष ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है और अब किसानों के मुद्दे को लेकर के देश भर में राजनीति का दौर लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री और सरकार के तमाम नुमाइंदे, सरकार के तमाम
मंत्री जहां एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वही विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि काला कानून है, किसानों को बर्बाद करने वाला कानून है। लगातार मुखर होकर के सांसद बयान दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोकसभा में पास होने के बाद में राज्यसभा से भी इस बिल को पारित करवा लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से सांसदों ने वॉकआउट किया और उसके बाद में आज हंगामे की स्थिति बनी। हालांकि बिल सदन से पास हो चुका था, लेकिन जिस तरीके से चर्चा के दौरान हंगामे की स्थिति बनी, उसके बाद में इन 8 सांसदों के ऊपर कार्रवाई की गई है। लगातार विरोध जिस तरीके से जारी है, सरकार का तर्क है कि इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान जो है किया गया है, और साथ ही ये माना जा रहा है कि इससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं किसानों को अच्छा मूल्य मिल सकेगा। लेकिन लगातार जो विरोध के सुर निकल करके आ रहे हैं, विपक्षियों का साफ तौर पर यह आरोप है कि इससे कालाबाजारी और जमाखोरी को खुली छूट दी गई है। भंडारण को लेकर के तमाम चीजें स्पष्ट नहीं है, एमएसपी को लेकर भी चीजें स्पष्ट नहीं है। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अतुल गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जैविक संघ से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा कृषि विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं, कृषि पत्रकार है, किसानी मामलों को लेकर के काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं। साथ ही मेरे सहयोगी दिल्ली से रिपोर्टर प्रशांत शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। स्थितियाँ काफ़ी कुछ तनावपूर्ण है, जिस तरीके से लगातार विरोध का दौर लगातार जारी है, संसद से लेकर के सड़क तक। सड़क पर किसान है, संसद में सांसद हैं, विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है प्रशांत? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्थिति है बड़ी गंभीर है। सरकार कह रही है कि किसानों के लिए बड़ा हितकारी बिल है और इस बिल से ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा, किसानों को फायदा होगा। मगर विपक्ष ने कल जिस तरह का हंगामा किया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया, तो वो लगता नहीं है कि सरकार और विपक्ष के बीच अभी सामंजस्य बैठेगा। लगता है कि इस पे तनाव और बढ़ेगा। कांग्रेस ने घोषणा कर दी है, अब आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इसका विरोध करेंगी और इस विषय पर देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। जी लेकिन प्रशांत, सबसे बड़ी बात है कि बिल पारित हो गया है, देशव्यापी आंदोलन हो सकता है, लेकिन वॉकआउट कहां का तर्क है? अगर आपको विरोध करना है तो पूरी तरह सरकार के विरोध पर अगर आप उतरते हैं, एक तरफ आप वॉकआउट भी करते हैं, बिल पारित हो जाता है। कुल मिलाकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। विपक्ष का भी पूरा जो व्यू है वो निकल करके सामने नहीं आ रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया के एक वीडियो का जिक्र आपसे करना चाहूंगा, जिसमें बाकायदा राहुल गांधी और अजय माकन, तकरीबन काफी पुराना वो वीडियो है, जिसमें जिन नियमों का इसमें प्रावधान किया गया है उस नियमों के समर्थन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उसमें राहुल गांधी और अजय माकन शामिल है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी कि पक्ष के पास में वो तर्क है कि एक समय में कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था, आज कांग्रेस राजनीति के चक्कर में इसका विरोध कर रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कल मैनिफेस्टो राज्यसभा में भी जब दिखाया तो कांग्रेस के आनंद शर्मा ने बड़ा विरोध किया, कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध में उतर आई, और ये मैनिफेस्टो बार बार दिखाया जा रहा है कि जब आप कांग्रेस चुनाव में जाती है तो किसानों के लिए यही बात करती है, मगर अगर भाजपा कर रही है तो वो विरोध प्रदर्शन पे उतर आए। और वॉकआउट का तरीका सिर्फ एक ही है, उन्हें पता है जब कि ये बिल पास होने वाला है तो अब कोई तरीका बचा नहीं, तो वॉकआउट कर आप अपना विरोध जता सकते हैं। तो वो एक तरीका विपक्ष लगातार बनाए रख रहा है। भ्रम की स्थिति असल में किसानों के सामने जो समझ नहीं पा रहा है कि सरकार सही कह रही है या विपक्ष सही कह रही है। तो जरूरत है कृषि विशेषज्ञ सामने आए और इस बिल को देखकर किसानों को इसकी स्थिति साफ करें और बता सकें कि देश को कि असलियत में इस बिल से कितना फायदा होगा और नुकसान होगा। जी चलिए, डॉक्टर अतुल गुप्ता साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। कुल मिलाकर के जिस तरीके से किसानों को लेकर के स्थितियां बयां हो रही है, बन रही है, किसान हमेशा से राजनीति का पहलू रहा है। हर चुनाव में कभी कर्ज माफी की बात होती है, कभी किसानों को सब्सिडी देने की बात होती है, कभी किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाओं का ऐलान किया जाता है, लेकिन किसान आज भी वहीं का वहीं है। एक बार फिर से किसानों के लिए नीति की घोषणा होती है, दोनों सदनों से बिल पास होता है और कुल मिलाकर के विपक्ष पूरी तरह से विरोध में उतरता है। किसानों के कंधे पर एक बार फिर से बंदूक रख दी गई है। विरोध का तर्क यह है कि कालाबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन स्थिति क्या है? विपक्ष के पास में दूसरा तरीका क्या है? विपक्ष के पास में राय क्या है? वो सॉल्यूशन चाहते हैं या विरोध चाहते हैं? आपसे जानना चाहूंगा, हकीकत क्या है? क्या राजनीति का मुद्दा है या वाकई में बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ऑब्जेक्शन दिया जाना जरूरी है? न्यायिका की बात क्या है? अतुल जी, अतुल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा के पास चलते हैं। सुनील जी, स्थितियां काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है देश की राजनीति के लिहाज से, और
किसान काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जो तकरीबन सालों से देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, कर्ज माफी से लेकर के तमाम योजनाओं को लेकर के सरकारें चुनाव में वादा करती है, लेकिन किसान आज भी वहीं का वहीं है। एक बार फिर से किसानों को लेकर के नीति की घोषणा हुई है, कानून बनाया गया है, कानून पारित हुआ है, विपक्ष का वॉकआउट लगातार जारी है, सड़क पर किसान है, संसद में सांसद है। चल क्या रहा है, हकीकत क्या है? कृषि प्रधान देश है भारत और वहां पर कृषि के प्रधानों की ही नहीं सुनी जा रही। सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष और विपक्ष के बीच का सिर्फ एक फुटबॉल बन के रह गया है किसान। जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं कि बात कॉर्पोरेट सेक्टर के पास चली जाएगी, बात यह है कि बीच में से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। सरकार कह रही है कि कहीं का किसान कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकेगा, अपने उत्पाद बेच सकेगा। किसानों का मुद्दा सिर्फ इतना सा है, किसान सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि राजस्थान में जोधपुर का किसान अगर कलकत्ता में उसे किस तरह से उसको अच्छा दाम मिल जाएगा, जब उसे जोधपुर की जोधपुर में नहीं मिल रहा, जब उसे राजस्थान की राजस्थान में नहीं मिल रहा। उनका सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि हमें इस बिल को समझा दीजिए, हमें यह बता दीजिए कि किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि बिचौलिए इसमें से गायब हो जाएंगे, इसमें से बीच में से मंडियों के जो दलाल हैं वो गायब हो जाएंगे। राकेश जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, कॉर्पोरेट सेक्टर की ऐसी कौन सी कंपनी है जो बिना एजेंसीज के काम करती है? कॉर्पोरेट सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर, क्या बिना एजेंट्स के काम करता है? कॉर्पोरेट सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, क्या बिना डीएसएस के काम कर सकता है? कौन सा सेक्टर ऐसा है जो बिना एजेंसी के, बिना दलालों के काम करता है? बस फर्क इतना सा हो जाएगा कि इस समय पर जो दलाल हैं वो उन्हीं गांव के, उन्हीं कस्बे के, उनके आड़तिए हैं, और बाद में एक जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड एजेंसीज वो बीच में आ जाएंगी। किसान को तो फिर भी अपनी कमीशन देना होगा, किसान का तो फिर भी बीच में एजेंसी से ही पार पड़ना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी सवाल है ना सर, वो ये है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान कोर्ट नहीं जा सकता। इसमें कहा गया है कि इसमें जो इसके जो पार्टी के और किसान के बीच में जो डिस्प्यूट होगा, उस डिस्प्यूट का निस्तारण एसडीएम करेगा। आप बताइए राकेश जी, एसडीएम के पास इतना समय है? एसडीएम क्या, आप बताइए कि एसडीएम के कमरे में एक कॉर्पोरेट सेक्टर का अधिकारी बैठा हुआ है और एक तरफ एक दीनहीन किसान खड़ा हुआ है। एसडीएम पहले किसकी सुनेगा? पहले उसकी सुनेगा जिसके पास, जिसके लिए एमएलए से फोन आएगा। आप बताइए क्या निस्तारण कुल मिलाकर के राजनीति का विषय किसान रहा है, लेकिन स्पष्ट पॉलिसी और स्पष्ट नीति आज तक नहीं बन पाई है। चलिए, गिरिराज गर्ग साहब कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगातार मेरी चर्चाओं में शामिल होते रहे हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले गिरिराज गर्ग साहब, लगातार ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। विरोध किस बात से है? सोशल मीडिया में भी इस प्रकार का वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी और अजय माकन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया है। और उस समय बीजेपी का सीधा सा आरोप है, जब ये सत्ता में थे, ये नीतियां बना रहे थे तो सब कुछ ठीक था। आज हम नीति लेकर के आए हैं तो कुल मिलाकर के राजनीति के लिए विरोध हो रहा है, और प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो है ना, आप ये कह रहे हैं अभी देर से पूर्व वक्ता ने कही कि किसान ये तो चाहता है कि सरकार जाना चाहती है, सरकार किसान से बात के लिए करना चाहती है। आप पर्दे के पीछे से चोर दरवाजे से बिल्कुल पास कराने की ऐसी जल्दीबाजी क्या थी कि आप अध्यादेश दे गए कोरोना की इस महामारी के कार्यकाल में, और संसद के अंदर लोकसभा में आपका बहुमत है, राज्यसभा के अंदर बहुमत नहीं था, राज्यसभा में आपने चोर दरवाजे से इसको पास करवा दिया। ऐसी क्या जल्दीबाजी है? क्यों किसान का गला घोटना चाहते हैं आप? जब किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा, जब एपीएमसी आप खत्म करने के ऊपर हो, ईसी एक्ट जो बना हुआ था 1955 का, उसको आप कमजोर करना चाहते हो, तो किसान को लाभ मिलेगा कहां से? किसान कैसे सुरक्षित रहेगा? आप समझाओ तो सही। आपके मीडिया और आपके मंत्री ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि किसान के हित में होगा, तो जो किसानों के 250 से ज्यादा संगठन सड़कों के ऊपर बैठ के हुए हैं धरना प्रदर्शन के, आप बुला के बात क्यों नहीं करना चाहते हो? ऐसी जल्दीबाजी क्यों थी पास कराने की? ये वही काला कानून है जो ये भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, और उसमें किसान को बिल्कुल गला घोट देगा। बिल्कुल सही बात है कि जब कॉर्पोरेट कंपनी के किसान के विवाद होगा तो निपटारा एसडीएम करेगा। एसडीएम तो सरकार के दबाव में रहता है अधिकारी, तो वो किसान को कहां न्याय दिला पाएगा? किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। भूमि अधिग्रहण बिल में भी ये था कि किसान को तो उसकी भूमि का जो मूल्य सरकार तय करेगी, व्यापारी तय करेगा, वो मिलेगा, और किसान कोर्ट में नहीं जा सका, विरोध करेगा तो जेल जाना पड़ेगा। पूरा देश उसके ऊपर आंदोलित हुआ, पूरा विपक्ष ने विरोध किया, तो आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े, वापस लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो लेकिन सरकार का तर्क तो आय दोगुनी का है। सरकार तो गिरिराज जी सरकार का तर्क है आय दोगुनी करेंगे 2022 तक। विपक्ष हो, गिरिराज जी आप सुनते नहीं है। गिरिराज जी आप में सुनने, गिरिराज जी आप मेरी बात सुनिए। आप गिरिराज जी
आप थोड़ा सुनिया भी करिए, आप सुनते बहुत कम है। आप लगातार जब फ्लो में आते हैं तो लगातार केंद्र सरकार आपके टारगेट पर होती है, अच्छी बात है, पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चाओं का दौर रहना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा यह भी है कि सरकार का सीधा सा तर्क यह है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है, और किसान जब बाजार में जाकर के अपनी फसल बेचेगा तो कहीं ना कहीं मंडियों की जो परिसीमा है वो खत्म हो जाएगी, और ये मजबूर नहीं होना पड़ेगा उसे कि मंडियों में जाकर ही माल बेचना है। खुले बाजार में जाएगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। नहीं, खुले बाजार में जब उसको एमएसपी से मिलेगी, मंडियों के अंदर आप एपीएमसी खत्म कर रहे हो तो किसान को न्याय का मिलेगा, उसका उचित मूल्य मिलेगा कहाँ? जब सरकार एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार नहीं है, मंडी में जब वो लेके आता है उसको एमएसपी मिलती है, तो बाहर व्यापारी, उद्योगपति, कॉर्पोरेट कंपनियां उसको कैसे वाजिब दाम दे देगी? वो तो उसका शोषण ज्यादा करेगी। भंडारण पहले से एडवांस में भंडारण कर देंगे और मार्केट के अंदर रेट डाउन कर देंगे कि किसान को मजबूरी में या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी या होने धाम में उसको माल बेचना पड़ेगा। सरकार यही तो चाहती है उद्योगपति घरानों के हाथों में खेलना। इन्होंने धीरे धीरे करके सारा निजीकरण कर दिया और अब आगे आगे ये कृषि का भी निजीकरण करने के ऊपर उतारू है, और जो इनकी मंशा थी वो इन्होंने तोड़ दरवाजे से बिल को लागू करके कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार देश के अंदर 250 से ज्यादा संगठन किसानों के आंदोलित है, सरकार उनसे बात करती, उनको समझाती क्या कमियां हैं, आप लोग क्या चाहते हैं। सरकार इसके अंदर ये क्यों नहीं डालना चाहती है अगर उद्योगपति, कॉर्पोरेट कंपनियां मंडी के बाहर भी खरीदेगी तो किसान को एमएसपी देना पड़ेगा। डाल देते हैं उसके अंदर कंडीशन। आप क्यों उद्योगपतियों का पक्ष ले लो, क्यों आप मजबूर कर लो किसान को? ठीक है, आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश से आनंद स्वरूप शुक्ला साहब जुड़े हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। शुक्ला साहब, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और कुल मिलाकर के विरोध का दौर लगातार जारी है, आपकी नीतियां कुल मिलाकर के विपक्ष का सीधा सा आरोप यही है कि किसान को बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है, किसान का कोई हित नहीं होने वाला है, कॉर्पोरेट और जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय मोदी जी की सरकार ने किसान हित में जो पूर्व से योजनाएं संचालित की हैं, मैं विपक्ष को चाहूंगा कि उस पर भी अपना जवाब दे। जब पूरे देश में किसान सम्मान निधि जो दिया गया और उसके पूर्व में पूरे देश में यूरिया और डाई की किल्लत को जिस प्रकार से समाप्त किया गया, अभी जो विधेयकों पर चर्चा ये लोग कर रहे हैं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ही, और वो अपनी फसल को जहां चाहे, वन नेशन वन मार्केट सरकार की कल्पना है। और ये जो बात कर रहे हैं एमएसपी भी तय होगी और बाहर में हायर देन एमएसपी किसानों को मिलेगा, उससे नीचे के दाम पर वो बिक्री नहीं होगी। जो हमारी एमएसपी तय होगा उससे अधिक ही मार्केट में या कहीं पर भी किसानों को मिलने वाला है, यह भी उसमें व्यवस्था दी गई है। सारी व्यवस्था। और कांग्रेस के लोग जो आज सदन में हर जगह विपक्ष कर रहे हैं, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी इसको जाहिर किया हुआ था, शामिल किया हुआ था, लेकिन केवल सरकार का विरोध करने के लिए आप देखेंगे कि जो बड़े किसान संगठन हैं, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र का राजू सेठी जो 2 बार लोकसभा के सांसद रहे, शरद जोशी जिन्होंने संगठन चला, उन सभी लोगों ने इन विधेयकों का समर्थन किया है। अशोक गुलाटी जैसे कृषि के विद्वानों ने इसका समर्थन किया। लेकिन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे किसान आपकी बात से सहमत नहीं हो पा रहे साहब। सड़कों पर जो किसान बैठा है वो कदम है जिसमें किसान चाहेगा मध्य प्रदेश में ले जाना, अगर वहां उसको भाव ज्यादा मिलेगा, उसके बाद मान लीजिए हमारे पास हमने 100 कुंटल गेहूं पैदा किया, नहीं, लेकिन मंडियों की बात कर रहे हैं ना आप। लेकिन अगर आपने ओपन बाजार दे दिया और अगर मंडी में किसान नहीं पहुंच रहा है तो मंडियां कुल मिलाकर के खत्म सी हो गई। यानी कि जो 20 से 30 लाख जो मंडियों में काम करने वाला मजदूर है, पहला तो टॉपिक ये जाता है कि वो बेरोजगार होता है। दूसरी बात यह कि जो 6% राज्यों को दिए जा एफसीआई अगर खरीद करता है और 6% अगर राज्य सरकार को जो मिलता है, जो विकास कार्यों में लगाया जाता है, यानी कि राज्यों को मिलने वाला वो शुल्क पूरी तरह से समाप्त हो गया। हम राज्यों के शुल्क लेने के लिए, हम किसानों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। किसान हित में सरकार ने ये निर्णय लिया है और पूरे देश के किसानों का सहयोग समर्थन सरकार को मिल रहा है। केवल जो बिचौलिए थे, जो मंडियों में एजेंट थे, वो केवल विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी कहीं से कोई विरोध नहीं है। पूरे देश में भारी समर्थन मिल रहा है मोदी सरकार के इस किसान संबंधित तीनों विधेयकों को। ठीक है, चलिए मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा,
कृषि मामलों के जानकार है, आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं, कुछ सवालात उनके भी हैं। जी शुक्ला जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी इस विधेयक से या होने लगेगी। मैं जानना चाहता हूं किस प्रकार से होने लगेगी, मुझे एक तरीका बताइए जिससे कि उसकी आय दुगनी होगी, या मैं तो ये कह रहा हूं जो आज मिल रही है उससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं कि बढ़ेगी, इसके साथ सरकार ने पूर्व से ऐसे कार्य किए हैं कि हमारे जो किसान हैं उनकी लागत भी कम हो और पैदावार अधिक हो। जो माननीय मोदी जी की सरकार ने पहले दिन से जो सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करना शुरू किया कि किस भूमि, देखिए मैं तो अभी बात कर रहा हूं उस विधेयक की जिसके खिलाफ, जिसके शुक्ला जी मैं बात कर रहा हूं उस विधेयक की जिसके खिलाफ इस समय किसान जो है सड़क पर आ गया, उसे समझ नहीं आ रही है बात। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप इस टीवी के माध्यम से उन्हें ये बताएं कि इससे उनकी आय दुगनी ऐसे हो जाएगी। केवल कुछ राज्यों में वह भी जो बिचौलिए हैं जी, वही लोग इस विरोध में उतरे। आम किसान कहीं पर भी, लघु सीमांत किसान इसके विरोध में नहीं उतरा हुआ है। किसानों के जो बड़े बड़े संगठन हैं सभी ने इन विधेयकों का समर्थन किया है। कोई भी किसान अपनी पैदावार को 4 महीने 5 महीने अपने घर में या कहीं पर भी रख सकता है, और जब उसको लगेगा कि मार्केट में भाव बढ़ गया तब वो देगा। और जो ये कहा जा रहा है एमएसपी से अधिक ही भाव उनको मार्केट में अगर किसान भंडारण कर सकता ना शुक्ला साहब, अगर किसान भंडारण कर सकता, 2-4 महीने रख सकता, तो शायद इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पहले ही भंडारण कर लेता। वो तो इतना उस समय तक इतना परेशान हो जाता है कि उसे तुरंत उस समय खरीदने वाला चाहिए होता है। और एक चीज और, कॉर्पोरेट कल्चर को कहां तक रोक पाएंगे आप? अगर कॉर्पोरेट कंपनीज शुक्ला जी आप कह रहे हैं बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। शुक्ला जी एक सवाल मेरा आपसे, आप कह रहे हैं बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, क्या ऐसा कौन सा कॉर्पोरेट है जो बिना एजेंट के काम करता है? मुझे एक कॉर्पोरेट का नाम बता दीजिए जो बिना एजेंट के काम करता है। उनके पास अपनी एजेंसियां होंगी, वो एजेंसियां कुछ ज्यादा पैसे में काम करेंगी। हमारे जो दलाल, हमारे जो बिचौलिए हैं वो फिर भी कम रूप से काम करते हैं। पर जो ये कॉर्पोरेट एजेंसीज के जो डीएसएज होते हैं ना, जिन्हें एसोसिएट्स कहा जाता है, इनका काम करने का तरीका दूसरा होता है। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ज्यादा अच्छे से दलाली कर पाएंगे। क्यों, क्या गलत कह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, जहां के किसान अति उत्साहित हैं। यहां से उनको अगर पटना में मार्केट रेट ज्यादा मिलेगा, अपनी फसल को वहां ले जा सकते हैं। अगर हमने अपनी कटाई किया अप्रैल में, अगर चलिए एक चीज और शुक्ला जी, एक चीज और छोटी सी, लखनऊ का किसान जयपुर में ज्यादा दाम में कैसे बेच सकता है अपनी फसल को? क्या ऐसा कारण हो सकता है कि लखनऊ की फसल जयपुर में ज्यादा दाम की मिलेगी और जयपुर की फसल पटना में ज्यादा दाम की मिलेगी? क्या कारण हो सकता है? क्या बीच में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है उसमें? इसमें कई सारे विषय हैं। विषय ये है कि केवल एमएसपी के भरोसे अगर किसान रहेंगे तो जिन फसलों की आवश्यकता है, जिन उपजों की आवश्यकता शुक्ला जी, हम एमएसपी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस बात की बात कर रहे हैं एक राष्ट्र एक बाजार। एक राष्ट्र एक बाजार की बात में जयपुर का जो किसान है वो लखनऊ में अपनी दाम को, अपनी फसल को ज्यादा दाम में कैसे बेच सकता है? मुझे सिर्फ वो चीज बता दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1991 में जिस प्रकार से सरलीकरण किया गया उद्योगों का, उसी प्रकार से किसानों के लिए ये जो कुछ फसल ही लगातार, जिन फसलों की पैदावार ज्यादा हो रही है, सरकारों पर निर्भर होकर के किसान उन्हीं फसलों की पैदावार करते हैं। इससे, इस विधेयक के आने से किसान उन तरफ भी उन्मुख होंगे जिन फसलों की हमें आवश्यकता है, और वो अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। उनको एक ओपन मार्केट मिलेगा, एक कंपटीशन होगा, और निश्चित रूप से वो पूरे देश में जहां चाहेंगे या जिस बाजार में चाहेंगे ले जाकर के अपने फसल को बेच सकेंगे, और जब चाहेंगे तब बेचेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के आप अपनी नीतियों को लेकर के आश्वस्त है। लेकिन एक सवाल लौट करके आऊंगा आपके पास में। आप ही के एनडीए में इस मामले को लेकर के फूट हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का इस्तीफा हो चुका था और उसे स्वीकार भी कर लिया गया, और जेजेपी में ही दो फाड़ हो गई है। चलिए अरविंद जयतिलक, डॉक्टर अतुल गुप्ता साहब आपके पास लौटूंगा। बेहतरीन सवाल आपके लिए मेरे पास में। पहले अरविंद जयतिलक साहब से इसका राजनीतिक पहलू ले लेते हैं। अरविंद जयतिलक साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और मेरा सवाल वही है, किसान, सरकार और राजनीति, एक बार फिर से किसान के कंधे पर बंदूक है, किसान को लेकर के राजनीति की जा रही है। सड़कों पर किसान है, संसद में सांसद है, निकल करके कुछ नहीं आ पा रहा है। एक सरकार जो किसान की आय दोगुनी का वादा करती है, वही एक विपक्ष जो कहीं ना कहीं जिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं जो पूरी तरह से कर्जमाफी का बात करता है, लेकिन कर्जमाफी पूरी तरह से नहीं की जाती है। किसान राजनीति का केंद्र बिंदु एक बार फिर से किस तरीके से राजनीतिक दृष्टि से आप देख पा रहे हैं अरविंद जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, देश की आजादी के 7.5 दशक के बाद भी आज किसानों की जो दशा है, जो उनकी स्थिति है, किसी से छिपा नहीं है। देश में हर रोज लगभग 28 किसान आत्महत्या करते हैं।
और कृषि कार्य से जुड़े हुए लगभग 89 लोग जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो भी आत्महत्या करते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर आत्महत्या के बाद भी अगर राजनीतिक दल आपस में किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे तो देश के लिए, किसानों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, देश के कई राज्यों में एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, जिसमें बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है और कई राज्य हैं। स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दल किसानों की करके कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे बड़े किसानों के शुभचिंतक हम हैं। और यह सच्चाई भी है कि लगभग आज भी 65% जो है रोजगार जो तय होता है या रोजगार जो सृजित होता है वो कृषि कार्य से ही होता है और उसमें लोगों को रोजगार मिलता है। तो निसंदेह जो है राजनीतिक दल जो है, चाहे राज्यसभा में आपने देखा या संसद के बाहर सड़क पर आप जो देख रहे हैं, इसके पीछे एक उनकी अपनी सोची समझी रणनीति है। लेकिन इसका तार्किक और आर्थिक पहलू भी है, जिस पर जो है कोई राजनीतिक दल जो विपक्ष, जो विशेष रूप से विपक्ष है, अपना जो आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, सुझाव आपके क्या होंगे, इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये जो सरकार ने विधेयक लाया, जो पारित कराया, ये बीपी सिंह की सरकार जब 1990 में थी तो भानु कमेटी जो बनी थी उसी की ये रिपोर्ट है जिसको लागू किया गया है। तो हमारे समझ से किसानों की जो को लेकर के जो राजनीति की जा रही है, तो इस पर कम से कम जो है जो राजनीतिक दल है सारी बातों को जो है स्पष्ट रूप से लाए। जैसा अगर सरकार कह रही है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने नहीं जा रहे हैं, मंडी समिति की वजूद में बना रहेगा, किसानों को किसी भी प्रकार से दिक्कतें नहीं होगी, फसल उनके जो है उचित मूल्य पर लिए जाएंगे। तो देखिए, देश बदल रहा है, संसार बदल रहा है, सारी व्यवस्थाएं बदल रही है। तो किसानों से जुड़ी जो बातें हैं, चाहे कृषि हो, अब वो ट्रेडिशन में नहीं रह पाएगा, इतना तो समझना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर राष्ट्रीय औसत अगर आप किसानों का देखें तो लगभग 1.25 हेक्टेयर बैठता है, यानी देश के लगभग जो है करीब 80% किसानों के पास तो जमीन ना मात्र की, वो केवल जो है अपना भरण पोषण कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सरकार किसानों से वादा कर रही है कि नहीं हम किसी प्रकार का उनका उत्पीड़न नहीं होगा, जो एसडीएम नामित किया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा, खेती जो कंपनियों से तय होगा, उसके बारे में जो सारी नीतियां होंगी स्पष्ट होंगी। लेकिन 2-3 बातें हैं जिसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है किसानों का, तो उनकी उस भाषा में हो, ताकि किसान समझे कि हम उनकी क्या शर्तें हैं और उन शर्तों को मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ और आशंकाएं हैं किसानों के फसल को लेकर के, तो उसको भी कम से कम सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो देखिए, भारत जो है जब भी चुनाव आता है तो मुद्दे बना करके, चाहे किसानों का हो, मजदूरों का हो या सरकारी नौकरी पेशा से जुड़े लोगों का, ये सियासत चलती रहती है। ठीक है, ठीक है। आनंद स्वरूप साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा। शर्मा जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और अरविंद जी, एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके पास वापस आना चाहूंगा। स्वामीनाथन आयोग की बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं करना चाहता है, विपक्ष पूरी तरह से सदन से वॉकआउट करता है। आप बिल का विरोध भले करते हैं, अगले दिन आकर के आप प्रतियां फाड़ते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप वॉकआउट करते हैं ताकि सरकार को आसानी होती है बिल को पारित कराने में। दूसरी बात, वो आवाज जो कहीं ना कहीं किसानों के हितों की बात कर रही है कि अपनी पीठ थपथपा रही है, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आखिर वो फायदे जो सड़कों पर किसान बैठे हैं वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपने क्या अपने घर में राय नहीं की है? केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का इस्तीफा होता है, आप स्वीकार कर लेते हैं, जेजेपी में 2 फाड़ हो जाती है, यानी कि आप बाहर तो सब कुछ दिखा देना चाहते हैं, लेकिन अंदर की जो राजनीति है उसको आप आम आवाम को अलग कुछ दिखा रहे हैं। यानी कि अकाली दल वहां के स्थानीय आढ़तियों के वोट बैंक के चक्कर में इस्तीफा देता है, एनडीए से बाहर नहीं होता है। आप दुनिया को यह दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने विधेयक को लेकर के इस्तीफा दिया, हम विरोध करते हैं। चल क्या रहा है? राजनीति का केंद्र बिंदु वापस किसान क्यों है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, हरियाणा के इस सियासत पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं जो है वहाँ की सरकार को, जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनकी पार्टी को लग रहा है कि अगर इसमें हम सरकार के साथ खड़े होते हैं तो इसके नुकसान भी हैं और इसके फायदे भी हैं, दोनों स्थिति। लेकिन मौजूदा समय में चूंकि वो सत्ता की साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा निर्णय लेना कि वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनके जो विधायक है, जो 10 विधायक चुन करके आए, जिसमें 2 विधायक जो है, उन्हें लग रहा है कि अगले बार अगर चुनाव होगा तो हमारी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, किसान हमें वोट नहीं देंगे, तो लिहाजा जो है विरोध पर उतारू हो गए हैं, सड़क पर जाकर के जम गए हैं। दूसरी तरफ पंजाब में भी आपने देखा कि किस तरह अकाली दल के जो सांसद हैं वो जो है उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कहीं ना कहीं जो ये किसानों से जुड़ी राजनीति को अपने आप से जोड़ने की है, ताकि जो है भविष्य की राजनीति सुरक्षित रहे।
लेकिन सवाल ये उठता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सरकार है, क्या घर के अंदर जो उनके सदस्य हैं, उनके जो साझेदार हैं, क्या उनसे राय मशविरा किए बिना इस तरह के फैसले ले रही है? अगर यह बात हो तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अगर एक संगठन बना है, एनडीए संगठन है, और जो है एक राजनीतिक साझेदारी है, तो कहीं ना कहीं जो है जो अन्य राजनीतिक दल हैं जो सरकार के साथ हैं, उन्हें विश्वास में लेकर के उनकी बातों को समझ करके तब कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर इस तरह के फैसले एकांगी लिए जा रहे हैं, तो हमारे समझ से न तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ है, न तो सरकार के लिए ही शुभ है। जी ठीक है, डॉक्टर अतुल गुप्ता साहब आपके पास आना चाहेंगे। रामलाल जी, पार्टी का पक्ष जानेंगे, किस तरीके से विरोध को लेकर के आप किस तरीके से किसानों की आय दोगुनी करने का विचार कर रहे हैं, इस पर आपके पास में आऊंगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अतुल गुप्ता के पास में आना चाहूंगा, भारतीय जैविक किसान संघ से। गुप्ता साहब, काफी लंबे अरसे बाद यानी कि स्वामीनाथन आयोग को लेकर के चर्चाएं होती है, चर्चाएं दब जाती है, विपक्ष का आरोप लगता है, सत्ता पक्ष में जो आना चाहता है किसानों के लिए घोषणाएं होती है, कर्ज माफी की बात भी होती है, किसानों को लेकर के नई नई नीतियों की घोषणा होती है, किसान वहीं का वहीं है, लेकिन अब की बार सड़कों पर दोबारा से है। क्या किसान तक केंद्र सरकार अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही है, या जो कमियां हैं उनको लेकर के हम सुनना ही नहीं चाहते हैं? क्या कुछ कहेंगे? देखिए अतुल जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही आज तक किसानों को। अतुल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस विषय पे राजनीति ना करे। ये राजनीति का विषय नहीं है, किसान की अस्मिता का विषय है। और ये विषय भारत की एक ऐसी स्थिति का विषय है कि अब अंग्रेजों जैसा दमनकारी नीति भारत में नहीं चलनी चाहिए। आज स्थिति ये होनी चाहिए थी कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2022 तक भारत में किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। आज मोदी जी को चाहिए था इस बिल के अंदर जो गेहूं 18 रुपए किलो का एमएसपी किया गया है, 19 रुपए किलो का एमएसपी किया गया है, वो 22 रुपया कम से कम बिकना चाहिए था। 22 रुपए की गारंटी मिलनी चाहिए थी किसान को कि किसान 22 रुपए से 1 रुपया कम में नहीं बिकेगा। आज मोदी जी के राज में 18-19 रुपए किलो के एमएसपी के गेहूं का कीमत 13 रुपया और 14 रुपया बिकता है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण जो है एक कमिटमेंट किया गया, एक बिल लाया गया है जो कि पूरी तरह से गलत है। और इसके ऊपर पूरे भारत के किसानों को एकजुट होकर के सामने आकर के इस बिल का विरोध करना चाहिए। और पूरी तरह से हमारा संगठन इसका विरोध कर रहा है। हम पूरे देश में, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई विरोध नहीं है। सबसे बड़ा विरोध उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार से, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो अन्य फसलें हो, किसी भी एमएसपी का मूल्य समय पे नहीं मिलता है, किसी भी एमएसपी पर कीमत नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश की आज स्थिति ये हो गई है कि किसानों को आत्महत्याओं से भी ज्यादा आगे बढ़कर के कार्य करने पड़ रहे हैं। आज ऐसी कोरोना काल की स्थिति में 10 मिनट में भारत के जीवन को चलाने वाला जो किसान, पूरे एशिया में माल देने वाला वो किसान, उसका बिल 10 मिनट में पारित कर लिया जाता है। ये एक अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। इसका कठोर जवाब ले लेते हैं। विधायक हैं डॉक्टर रामलाल शर्मा, बीजेपी के राज्य स्तर के प्रवक्ता भी हैं और मेरे साथ चर्चा में शामिल है। रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और एक बार फिर से, हालांकि दोगुनी आय का आप वादा कर रहे हैं, लेकिन कई सवालात हैं जो किसान सड़कों पर है, उनके मन में भी है। हम स्टूडियो में बैठे हैं तो हमारे मन में भी है, और जो लोग पैनल में शामिल है उनके मन में भी है। सबसे बड़ी बात, जिस खुले बाजार की आप बात कर रहे हैं, खुले बाजार में बेच सकेगा। पहली बात तो ये है कि जिला चेंज करने में किसान को बहुत जोर आ जाता है। जयपुर का किसान अजमेर जिले में जाने से पहले 20 बार सोचेगा, ट्रांसपोर्टेशन और तमाम जो खर्च और लागत आएगी उसको लेकर के। दूसरी बात, अगर बाहर जाकर के मंडी में नहीं जाता है, बाहर जाकर के व्यापारियों को अपना माल बेचता है या बड़ी कंपनीज को अपना माल बेचता है, तो क्या उससे आय बढ़ जाएगी? क्या वो बाहर तो उपभोक्ता पर भी जा सकता है ना। जो गेहूं भी 22 रुपए किलो, 23 रुपए किलो या 24 रुपए किलो आ रहा है, आप मल्टी जो टास्किंग बाजार हैं, बड़े बाजार की जहां पर बात कर रहे हैं आप, वहां पर ग्रामीण स्तर पर बनी हुई छोटी चीजें किस तरीके से महंगे दामों पर बिकती है, क्योंकि उनके टैग लग जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज का, तो उपभोक्ता पर भी भार है। दूसरा, किसानों का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, तो एमएसपी को लेकर के उनका सबसे बड़ा शक है कि एमएसपी को लेकर के कोई गाइडलाइन की व्यवस्था नहीं की गई। दूसरा, 5 एकड़ से कम जमीन जिस किसान के पास में है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस बिल के मुताबिक जो आपने जारी किया है, जो लागू करवाया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं तो वहां पर प्राइवेट कंपनीज हावी हो जाएगी, कॉर्पोरेट कल्चर हावी हो जाएगा, किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा। आप फायदा किस तरीके से देना चाहते हैं, वो तो स्पष्ट करिए आप। देखिए, मुझे लगता है कि हालात इस प्रकार के बने हुए हैं कि साफ सड़क मत बनाओ। अब किसी ने पूछा कि सड़क क्यों नहीं बनाए? अरे कि साफ सड़क बनाओगे तो सड़क के ऊपर गाड़ियां चलेगी तो एक्सीडेंट होगी, एक्सीडेंट होगी तो फिर मौतें होगी। अब ये कोरी कल्पना है कि भविष्य के गर्भ के अंदर छिपी हुई है ये चीजें, जो कभी भी संभव नहीं है इन चीजों का।
ठीक है। वो कह रहे हैं, वास्तविकता ये है कि बिना समझे सिर्फ कल्पनाओं के आधार पे आंदोलन को एक मूवमेंट दिया गया। किसी ने आके कह दिया कि साहब तेरे को तो सर्प ने काट लिया। अब वो न तो उसकी जांच करा रहा है कि सर्प ने काटा है या चूहे ने काटा है, और वो बैम से मरा जा रहा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन कृषि के क्षेत्रों में जो बिल लेकर आए, पहली बात तो मैं घटक दलों की बात करूंगा। घटक दल ये कह रहे हैं कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया। 5 जून को जब अध्यादेश जारी हो चुका है, तो 5 जून के बाद में कई बार कैबिनेट की बैठक भी होगी, तो क्या सहयोगी दलों ने अपनी बात नहीं रखी होगी? अब ठीक है, उनकी रीजनल जो पॉलिटिक्स है, उस रीजनल पॉलिटिक्स के आधार पे वो जैसा निर्णय करे, उनको जो उचित लगता है वो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज हालात ये बने कि किसान तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कर्ज के अंदर, और जिसको हम ये कह सकते हैं कि जुए की खेती करने के ऊपर आमद है। आज अगर मैंने कोई फैक्ट्री लगाई तो मैं फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट होने वाले उत्पाद का मूल्य निर्धारित करूंगा, उसमें मेरी शक्ति भी, श्रम भी, पूंजी भी, सबको निवेश करते हुए प्रॉफिट को भी मैं उसमें जोड़ के फिर मूल्य मार्केट के अंदर दूंगा कि मेरे के इस कंपनी से प्रोडक्ट किए हुए वस्तु को आपको खरीदना है तो खरीदो, मैं तो इतने रुपए में बेचूंगा। लेकिन आज किसान के हालात ये है कि आजादी के 70 साल बाद में भी 6 महीने मेहनत और परिश्रम करने के बाद नहीं कह सकता कि मैं तो मंडी के अंदर इस भाव में मेरे गेहूं बेचूंगा या सरसों बेचूंगा या अन्य फसल बेचने का काम करूंगा। उस मंडी के अंदर भी भाव लगाने वाले वो 10 व्यापारियों की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वो उसके मूल्य कितने लगाते हैं, और उसकी मजबूरी है क्योंकि उसके पैसे मांगने वाले उस मंडी परिसर के बाहर खड़े हैं कि मंडी के अंदर ये अपनी फसल बेच के आएगा और हम बाहर पैसे लेके अपना भुगतान लेंगे। तो आज जो किसानों के हालात ये बनी हुई थी, कम से कम उसको फ्रीडम मिला है इस बात का कि वो अपनी देश के अंदर कहीं पर भी जहां उसको उचित मूल्य, अच्छे मूल्य मिल रहा है, उन अच्छे मूल्यों के ऊपर अपनी फसल को बेचने का काम करे। डीजी साहब, रामलाल जी जो किसान, रामलाल जी मेरी बात सुनिए। रामलाल जी अपन धरातल पर बात करते हैं। जो किसान डीजल की कीमत बढ़ जाने पर बेचारा जहां 3 बार इंजन चलाता है वहां पर 2 बार पे आ जाता है, फसल को ऐसी फसल बोता है जो कम पानी लेती हो। आप बात कर रहे हैं जिला चेंज करके उसको दूसरे जिले में जाकर के फसल बेचने की, कैसी बात कर रहे हैं आप? धरातल ये बात करिए ना, डीजल कहां से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कैसे होगी? उसकी फसल जो अच्छे दामों पर, यहां पर जो दाम यहां पर मिल रहे हैं, वहां का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जुड़ जाएगा उसमें। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। मेरा विधानसभा क्षेत्र चोमू है जो जयपुर जिले के अंदर आता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसान सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन करने का काम करते हैं। अब यहाँ उनकी सब्जी जो 20 रुपए किलो बिकती है, वो अधिकांश से दिल्ली जाकर सब्जी बेच कर आते हैं। दिल्ली 30 से 35 रुपए किलो उनकी सब्जी बिकती है। तो 8 से 10 किसान इकट्ठे होके एक गाड़ी की, उस गाड़ी के अंदर भर के वो सब्जी बेच के आते हैं। अब वो उनको लगता है कि साहब अच्छा मूल्य हमारे को वहां मिल रहा है, तो वहां जाके सब्जी बेच के आते हैं। तो जब ऑलरेडी ये चल ही रहा है, रामलाल जी एक बात पूछना चाह रहा हूं। रामलाल जी मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा है, कृषि मामलों के जानकार है, वो शायद कुछ सवालात उनके मन में है इस बिल को लेकर के, लगातार उनका भी विरोध जारी है क्योंकि कृषि मामलों के जानकार है, कुछ सवालात उनके भी आपके लिए। जी रामलाल जी, आप बात करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर की, एक ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर जो कि कितना भी स्टॉक कर सकता है। इस विधेयक के हिसाब से आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक पर जो पहले कंडीशन थी, उस कंडीशन को समाप्त कर दिया गया और अब वो कितना भी स्टॉक कर सकता है। और कॉर्पोरेट के लिए प्रॉफिट कोई बुरा शब्द नहीं है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही आते हैं। एक कॉर्पोरेट की बात बताना चाहता हूं जो कि किसानों से बहुत कम रेट में आलू लेते हैं और उसके बाद उसे 10 रुपए का एक पैकेट चिप्स का बनाकर बेचते हैं। तो ये वही कॉर्पोरेट है। आपको क्या लगता है ये कॉर्पोरेट किसानों को अच्छी रेट दे पाएगा? और क्या ये कॉर्पोरेट उपभोक्ता को उस समय फसल दे पाएगा, उस समय उत्पाद दे पाएगा जिस समय कि उसकी रेट कम है? जी नहीं, वो इंतजार करेगा रेट बढ़ने का और उसके बाद उसे देगा। क्या आपको लगता है ऐसा नहीं होगा? जिस भंडारण को लेकर चर्चा चल रही है, जिस साथ में इनबिल्ट करना चाहूंगा, जिस भंडारण को, जो कमोडिटी एक्ट की बात कर रहे हैं हम, रामलाल जी जो मेरे पास बिल है असेंशियल कमोडिटी बिल में जो संशोधन किया गया है उसकी भी बात कर रहे हैं कि भंडारण की जो सीमा है, किसान कहां भंडारण करेगा, लेकिन जो कॉर्पोरेट कल्चर वाली जो कंपनीज है, बड़ी कंपनीज मार्केट में आती है, वो अपनी कीमतें बाद में खुद तय करेंगी, तो वहां पर तो महंगाई बढ़नी है। यहां एक उदाहरण और देना चाहूंगा। एक कॉर्पोरेट ने एक सिम लॉन्च किया था जो कि फ्री मिल रहा था उस समय, कई दिन तक फ्री आएगा, उस पे मैसेज फ्री जाएंगे और उसके बाद में उस पे आउटगोइंग और इनकमिंग सब फ्री होगी। आज की तारीख में उस कॉर्पोरेट ने उसकी रेट्स इतनी बढ़ा दी है कि आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। मैं उसी कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहा हूं बिना किसी का नाम लिए। देखिए, इस संविदा फार्मेसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट इस बात का है कि किसान पहले मूल्य तय करेगा कि मैं मेरे खेत के अंदर अगर आप फसल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, इतने रुपए किलो के अंदर आपको खरीदनी पड़ेगी, आपकी बाध्यता है।
उसके अंदर वो भविष्य के गर्भ के अंदर नहीं है कि भविष्य के अंदर इस भाव होगा तो उस भाव, वो पहले ही उसके अंदर संविदा के अंदर बाध्य रहेगा कि इस भाव से मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है, उस भाव का भुगतान उसको करना पड़ेगा। और पहली बार किसान को यह अधिकार दिया है कि 3 दिन में आपका भुगतान होगा और 30 दिन के अंदर अंदर आपका फैसला होगा। और यदि फसल खराब हो जाती है, क्योंकि मौसम पे बहुत कुछ निर्भर करता है रामलाल जी, मौसम पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर फसल में थोड़ी सी कुछ कमी आ जाती है, फसल खराब हो जाती है, फसल उस मुताबिक नहीं बनती जिस मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो किसान का क्या होगा? देखिए, उस की स्थिति के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मापदंड है, किसान को पानी कितना देना पड़ेगा, किसान को किस तरीके से, जो कंपनी या जो व्यक्ति अगर एग्रीकल्चर की खेती कराना चाह रहा है किसान से, वो अपने बीज का निर्धारण भी करेगा कि इस कंपनी का बीज ये मैं ला कर दूंगा, आपको सिर्फ खेती करनी है, प्रोडक्ट होने के बाद आप वापिस मुझे इस भाव के अंदर बेच दो। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि इसमें मौसम की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। किसी भी कारण से सब कुछ अच्छा है, बीज अच्छा दिया, खाद अच्छा दिया, सब कुछ अच्छा दिया, पर मौसम की मार हुई और फसल उस मुताबिक नहीं हुई जिस मुताबिक उपभोग उसको चाहिए थी, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया। इस केस में फसल आधी सही हुई, इस केस में किसान कहां जाएगा? एक तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसने, दूसरी तरफ तो उसने उस उत्पाद की कोई मार्केट ही नहीं देखा हुआ। और जो बाजार भाव तय किया, जो बाजार भाव उसने तय किया और प्राइवेट कंपनीज ने हाथ खड़े कर दिए, तो ऐसे में उस माल का भंडारण किसान कहां करेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका है, उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार के ऊपर वो खरीदने के लिए बाध्य है, उसको उसका भुगतान मिलेगा। नहीं, यही आपने भी शायद उसे ढंग से नहीं देखा। अगर वो उसने अपने मापदंड तय किए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसने अपने मापदंड तय किए हैं कि अगर मुझे इस तरह की चीज, इस तरह की चीज, इस तरह की चीज मिलेगी तो इस भाव में मैं इसको लूंगा, अगर नहीं हुई तो उसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। तो फिर उसका लिए किसान बाध्य थोड़ी है उससे कॉन्ट्रैक्ट करे, किसान बाध्य कहीं पर भी नहीं है। जी हाँ, और फसल तैयार करे, बिल्कुल सही बात है। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया इस फसल के लिए, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में वो खरीद नहीं पा रहा, अब वो उसे कहां बेचे? तो नजदीकी जो मंडी है, उस मंडी के अंदर अपनी फसल बेच सकता है, मतलब वापस जाना उसे मंडी ही पड़ेगा। गिरिराज जी के आरोप ले लेते हैं एक बार गिरिराज जी के आरोप ले लेते हैं। रामलाल जी, गिरिराज गर्ग जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? गिरिराज जी, रामलाल जी को सुना होगा आपने, पूरी व्याख्या सुनी होगी कि किसान की आय दोगुनी कैसे होगी। अब अपना व्यू दे दीजिए, किस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई में राजनीति से प्रेरित होकर के विरोध कर रहे हैं? नहीं, राजनीति के अंदर राजनीति मैं बताऊँ आपको, रामलाल जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, 30 रोज तक फैसला हो जाएगा। एसडीएम के आगे तो उस किसान के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि न्यायालय में तो वो जा ही नहीं सकता, और एसडीएम उसके पक्ष में फैसला करेगा नहीं। एक तरफ कॉर्पोरेट कंपनी का सदस्य बैठा हुआ है, बाहर किसान खड़ा हुआ है, तो एसडीएम जो होगा वो सरकार के दबाव में होगा, तो किसान को न्याय देगा कहां से? आपने ये कंडीशन लगाई क्यों? न्याय के दरवाजे बंद किसान के लिए किए क्यों? और दूसरी बात आपने उद्योगपतियों के लिए जो कही, तो उद्योगपति अपना खुद का मूल्य तय करता है, तो आप एमएसपी को जो है वो लागू कर दो ना, कंडीशन डाल दो ना कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी खरीदे और चाहे मंडी में बिके। आप क्यों नहीं लगाना चाहते हो? न्याय क्यों नहीं करना चाहते हो किसान के साथ? आपको जो आवश्यक वस्तु अधिनियम बना हुआ था, भंडारण के ऊपर पाबंदी थी, आपने क्यों उसको खत्म किया? आपके नियम साफ नहीं है, आप कारपोरेट घरानों के हाथों में खोल रहे हो। इस देश को आप बर्बाद करने के लिए गुजारियां करते हो, किसान को बर्बाद करने के लिए करते हो। जो हरित क्रांति का सपना था उसको आप पराजित करना चाहते हो। हर 4 लाख राकेश जी, रामलाल जी जवाब लूंगा आपसे, जवाब लूंगा। पहले मेरे सहयोगी रहमतुल्लाह खान जयपुर से जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस की जो राज्य स्तरीय इकाई है उसने ज्ञापन सौंपा है इस बिल को लेकर के। रहमतुल्लाह खान, मेरी आवाज सुन पा रहे? जी राकेश जी। क्या कुछ रहा रहमतुल्लाह खान? कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है और ज्ञापन भी दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आज गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम मंत्री, प्रताप सिंह खाचरियावास, हरीश चौधरी समेत तमाम मंत्रियों ने कार्यालय पहुंच करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उसमें बाकायदे उन्होंने ये कहा है कि किसानों के साथ भाजपा की केंद्र सरकार ने धोखा किया है और उन पर जड़ आरोप लगाए हैं। इस दौरान तमाम कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। पीसीसी सबसे पहले पहुंचे, पीसीसी में बैठ करके सभी ने चर्चा की। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री हरीश चौधरी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कृष्णा पुनिया समेत तमाम नेताओं ने बैठकर चर्चा की। और धारा 144 है, इसके तहत 3 से 4 लोगों को जाना होता है, यानी कि कोई भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं हो, इसलिए कुछ नेता और अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर ज्ञापन सौंपा। उसमें बाकायदा उनके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि
जो किसान जो ये बिल है किसान के विरोधी बिल है, और इसमें आम जन और किसान जो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन भाजपा ने जो वादे किए थे किसानों के साथ वो अभी तक पूरा नहीं किए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। रामलाल जी जवाब चाहूंगा। डॉक्टर अतुल गुप्ता आपके पास लौटूंगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, और अरविंद जयतिलक आपके पास भी लौट करके एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। रामलाल जी, गिरिराज गर्ग जी ने सीधा सा आरोप लगा दिया है कि बीजेपी पूरी तरह से किसानों के शोषण पर, कालाबाजारी पर उतर आई है। यानी अब आप स्पष्ट कर दीजिए कि राजनीति कौन कर रहा है। देखिए मेरी बात सुनो, ये मेरे पास कांग्रेस का 2019 का घोषणा पत्र है, और इस घोषणा पत्र के अंदर स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का पहला पॉइंट है कि मंडी समिति के अधिनियम में संशोधन करके निर्यात और व्यापार के अंदर लगे प्रतिबंध को हम समाप्त करेंगे, किसानों को बाजार की स्थापना करेंगे, इसके अंदर संविदा कृषि को हम प्रोत्साहन करेंगे। और इनके मुख्यमंत्रियों ने इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मेसी को आज से नहीं 2007 से लागू भी कर दिया। अब ये दोगलापन किस बात का? एक तरफ घोषणा पत्र के अंदर कहते हैं कि इस तरीके से कृषि सुधारों का काम हम करेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस मांग करती है कि हम जो मंडियों के अंदर जो व्यापार होता है और व्यापार के अंदर किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलते, उस उचित मूल्य दिलाने का काम करते हैं। तो ये इनका दोगलापन का चरित्र है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने किसानों के लिए क्या किया? आपने वादा किया था राजस्थान के अंदर कि हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, कर दिया क्या संपूर्ण कर्ज माफी? आपने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, दे दिया क्या बेरोजगारी भत्ता? आप किसानों के बिलों को मार कर रहे हो, लाखों रुपए की VCR भर रहे हो। बिजली कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किसने किया था राजस्थान के अंदर? 60,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने आपकी लाइबिलिटी चुकाने का काम किया, 1 रुपए किसानों के ऊपर भार नहीं डाला, और आप फिर भी सोच हुए खाकर भी बिल्ली हज करने के लिए जा रही है। ये घड़ियाली आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। गिरिराज जवाब चाहेंगे? किसानों को गिरिराज कर्ज माफी आप भी नहीं कर पाए, किसानों के हित में आपने एक काम भी नहीं किया है। गिरिराज जी, संपूर्ण कर्ज माफी आप भी नहीं कर पाए, सीधा आरोप है। देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि GST जब लगा था और GST के अंदर जो राज्य सरकार का जो हिस्सा था वो केंद्र सरकार हिस्सा देती क्यों नहीं है? राज्य सरकार को, राज्य सरकार की आर्थिक स्थितियां मजबूत होगी, जब जो घोषणाएं की वो पूरी होगी ना, उसके बावजूद जो वादा किया था 2 लाख रुपए के कर्जे तक का, वो राज्य सरकार ने माफ किया। बेरोजगारी भत्ता जो है वो लागू किया। ये झूठ बोल के बदलाना चाहते हैं। अगर इनकी नीतियां साफ होती तो राजस्थान की जनता इनके साथ खड़ी होती, लेकिन राजस्थान की जनता ने इनका कालापन करके सत्ता से बाहर इसलिए किया था। आज केंद्र सरकार ने 2014 में वादा किया था। मैं मोदी जी का आपको भाषण सुना सकता हूँ कि यदि सरकार बनी तो पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ होगा। आपने किया क्या कर्जा माफ? यूपीए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा एक लाइन से किसान का माफ किया था, जब किसान की आर्थिक स्थिति में कमजोर दिख रही थी। सरकार को फैसला करने का आज मैं कहता हूँ कि आप जो आवश्यक वस्तु अधिनियम बना हुआ था उसे खत्म क्यों करना चाहते हैं? आप MSP को बाहर तोड़ना क्यों चाहते हैं? मंडियों को खत्म क्यों करना चाहते हैं? ठीक है, कॉर्पोरेटों को इतना मदद करके उनके हाथों के अंदर किसान की हत्या क्यों करवाना चाहते हैं? ठीक है, उसे संशोधन करो ना। हमने जो घोषणा की थी, हम जो बिल लेके आए थे, हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम सुधार करेंगे। सुधार करते GST का विरोध आप लोगों ने किया था, और बाद में जो GST आपने लागू की, पूरा देश भुगत रहा है उस GST को। आज देश की स्थिति। ठीक है गिरिराज जी सुन लिए हैं। चलिए फाइनल कमेंट तमाम मेहमानों से लेना चाहेंगे। सुनील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। क्या हल निकलेगा? किसान पर राजनीति होती रहेगी या वाकई में इसी प्रकार से 70 साल से जिस तरीके से देख पा रहे हैं, कभी बिजली की दरें, कभी कर्ज माफी, कभी सब्सिडी, कभी जो खाद बीज है उसको लेकर के हंगामा चल क्या रहा है, या किसान के हित में वाकई में काम किया जा रहा है? जी नहीं, किसान के हित में काम किया जा रहा होता तो किसान इतना परेशान नहीं होता। एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगा, बिल में कहा गया है कि SDM निस्तारण करेगा। जिस किसान की अपनी चुनी हुई सरकार नहीं सुन रही वो कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है, सड़कों पर खड़ा होता है, लाठियां खाता है। जिसकी अपनी चुनी हुई सरकार नहीं सुन रही उसको SDM क्या सुनेगा? सीधी सी बात यह है, किसान को सुनना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, उसे आश्वासन देना पड़ेगा, उसे हिम्मत देनी पड़ेगी, वरना कहीं ऐसा ना हो आय दोगुनी करने के चक्कर में किसान आधे रह जाए। डॉक्टर अतुल गुप्ता, आपके पास आना चाहेंगे। किसान सड़कों पर है, सरकार संसद में है, सरकार का विरोध भी लगातार जारी है, किसानों का विरोध भी लगातार जारी है, लेकिन हल क्या निकलेगा? क्या किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं होने के कारण, या सरकार ने अभी तक तय कर लिया है हम बहुमत में है तो पूरी तरह से बिल पारित करा लिया है, कानून बनकर के रहेगा? क्या हठधर्मिता है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। अब स्थितियां उस तरह की नहीं है। किसान जागरूक हो चुका है। किसान अपने अधिकारों के लिए हर जिला स्तर पर, हर राज्य स्तर पर आगे आएगा। सरकार को कमेटियां बनानी पड़ेंगी, सरकार को किसान की समस्याएं सुननी पड़ेंगी, और अब की बार जो है इसका निस्तारण एक बार में होगा। अब रुकेगा नहीं।
चलिए, इसका ठीक है। निस्तारण सरकार को करना पड़ेगा। ठीक है, रामलाल इसका शर्मा जी किसानी और खेती को बड़े करीब से जानते हैं, विरोध भी लगातार चल रहा है, किसानों के मुद्दे भी आपसे छुपे हुए नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप आते हैं कहीं ना कहीं तमाम ये मुद्दे वहाँ पर बिलों की VCR भरने की बात हो, किसानों से जुड़ी हुई सब्सिडी की बात हो, किसान कर्ज माफी की बात हो, लेकिन केंद्र में आप बैठे हैं, लेकिन क्या वाकई में ना तो आप अपनी पार्टी, आपने जो घटक दल है उनको विश्वास में ले पाए हैं? चलिए वो हो गया, इस्तीफा दे दिया, तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन किसानों से बातचीत करने जाएगा कौन? आखिर उन्होंने भी तो आपको चुना है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है और उसके अनुकूल ही उन्होंने निर्णय लेने का काम किया है। राजस्थान के अंदर भी 833 रुपए की सब्सिडी किसानों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसानों की ऋण माफी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, देश के अंदर मिट्टी के परीक्षण का कार्ड उसको किसान को देने का काम किया कि तुम्हारी इस मिट्टी के अंदर ये तत्व है, इस तत्व के अंदर ये पैदावार आप कर सकते हो, इस फसल का उत्पादन आप कर सकते हो, इसकी जानकारी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हमेशा जब बुआई का समय आता था, किसानों की पीठ के ऊपर लट मारने का काम प्रशासन करता था DAP और यूरिया के चक्कर में। पिछले 6 साल के अंदर कहीं पर भी देश के अंदर DAP और यूरिया की कमी नहीं हुई, उसका प्रबंधन का काम भी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। बिजली के बिलों को माफ करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान के खाते में सीधा भेजने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आप मानकर चलना, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें थी, जो उसके अंदर बीज को लेकर कि नकली बीज किसान को नहीं मिले, असली बीज किसान को मिले, खाद बीज समय के ऊपर मिले, पानी की उपलब्धता उसको मिले, मार्केट किसान को ठीक तरीके से मिले, उसकी फसल का उचित मूल्य उसको मिले, और इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सिर्फ कांग्रेस और अन्य घटक दल राजनीति करने का काम कर रहे हैं, किसानों को भला करने का काम नहीं कर रहे। ठीक है, गिरिराज गर्ग जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा, समय की काफी कमी है। क्या वाकई में राजनीति हो रही है या किसानों के साथ केवल खड़े होने का नाटक है? क्या वाकई में किसान का भला होनी चाहिए, या जिस दोगुनी आय की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से या जितने भी विपक्षी दल है, क्या वाकई में एक मंच पर बैठकर के किसानों की जो भी समस्या है उनको लेकर के सरकार से अवगत कराने की कोई तैयारी है, या केवल चुनावी आंकड़ों का खेल है पूरा? ये मतलब 14 से 22 10 साल का, ये 8 साल का समय ले रहे हैं किसान को, और ये बिल लाके किसान का गला घोटना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियां उसका गला घोटना चाहते हैं। ये टोटल उद्योग घरानों के, देश के 5 परिवार जो है उद्योग घराने, उनके हाथों में पूरा देश सौंपना चाहते हैं। निजीकरण के नाम पे हर संस्था को इन्होंने बेच दिया, और ये किसान जो था, कृषक जो था, देश का अन्नदाता जो था, इसके ऊपर भी इन्होंने पुकार कर दिया। ये कभी इसमें सफल नहीं होंगे। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेना पड़ा था, ये बिल भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। गिरिराज गर्ग साहब आपका भी शुक्रिया, रामलाल शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, प्रशांत शर्मा आपका भी शुक्रिया, साथ ही अरविंद जय तिलक राजनीतिक विश्लेषक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल उठता है साहब, कुल मिलाकर के 2020 का समय चल रहा है, और आज भी अगर हम इन 70 सालों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी या किसानों के हितों को लेकर सिर्फ बात करें और विरोध की आग पर पानी डालने का काम ना करके हम केवल उस आग को भड़काने का काम करें, तो जाहिर सी बात है किसान पर राजनीति होती रहेगी। यहाँ बात किसी भी सरकार की नहीं है, लेकिन आज तक जो हालात किसान के बने हैं, अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी की थालियाँ सजाता है और वो सिर्फ राजनीति के लिए होता है, तो उस देश का दुर्भाग्य होता है कि उसका अन्नदाता आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। तीन काले कानून लाकर एक तेज धार वाला खंजर घोंप दिया है।